What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए कोट कितनी प्यारी है आज की। लाइफ हैज नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। मतलब कि यार आप लोगों ने गीता का श्लोक भी सुना होगा एक, जिसमें लिखा था यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो उसका मतलब ये है, जैसा आप देखना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को, जैसा आप चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी ही हमारी लाइफ होती चली जाती है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई ब्लैक बोर्ड है और वहाँ पे आपकी लाइफ लिखी हुई है कि आज सुबह उठ के आप ये करना है, आज शाम को आपको ये करना है, इस साल आप ये करेंगे और अगले अगले साल आप ये करेंगे और जवानी और बुढ़ापे में आप ये करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सारी जो लाइफ चलती है वो आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग चलती है। सारी जो लाइफ चलती है वो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलती है। किसी मोमेंट में आप जैसा सोचते हैं और जैसा डिसीजन लेता है, ऐसी ही आपकी लाइफ का रिजल्ट आने लगता है। तो हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। तो हमेशा अच्छा सोचिए, तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा और आपकी लाइफ को आप खुद के अकॉर्डिंग चलाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे कोई ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है और वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ इस हिसाब से चलनी है और आपकी लाइफ उसी हिसाब से चलती जाएगी। तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ सेट करिए और अपने हिसाब से काम को कीजिए, तो लाइफ जो है वो आपके हिसाब से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए यार, हाँ ये चीज़ मैं फिर से बोलूंगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो बस अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और कॉन्फिडेंस में रहिए सुबह से शाम तक, फिर देखिए कितना मजा आता है लाइफ को जीने का। छोटी सी लाइफ है यार, एंजॉय करो। ठीक है। तो देखिए हम इसके 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 8वां लेक्चर है, इकोनॉमिक सर्वे की ये सीरीज चल रही है यहाँ पे। 7 लेक्चरों में हमने क्या-क्या कंप्लीट किया है, एक बार देख लेते हैं चैप्टर कौन-कौन से कंप्लीट किए हैं। ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसके दोनों चैप्टर ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। ये सेकंड सेक्शन का भी हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सेकंड चैप्टर हम इसका कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में हम फोर्थ चैप्टर आज देखेंगे। फोर्थ चैप्टर हम जो देखने जा रहे हैं, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती क्या है, किस तरीके से ये इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट की है इसने, और वर्ल्ड में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की है, और हमारी इंडिया की प्रॉब्लम किस तरीके से डिफरेंट है और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, मतलब अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स में। ठीक है। तो आइए इंजॉय करते हैं चैप्टर को, और पैसेंस बनाए रखिए और जस्ट पढ़ाई में इंजॉय कीजिए। अब ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है चैप्टर, और फिर धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का ओवरव्यू देता हूँ कि ये होती क्या है। इससे जो है चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को चीजें अच्छे लेवल पे समझ में आती चली जाएंगी। देखिए यह ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में क्या होता है, एक साइड में बैंक होते हैं और दूसरी साइड में कॉर्पोरेट्स होते हैं। बैंक में आप ले लीजिए जैसे एसबीआई हो गया, कॉर्पोरेट में आप ले लीजिए जो वेल नोन नेम है, अभी मालवीय जी चल रहे हैं, उनका नाम ले लीजिए जो अभी लेके भागे हैं पैसे। तो ये दोनों नाम आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए इनको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, इनको मान लीजिए सॉल्ट की फैक्ट्री लगानी है, नमक की फैक्ट्री लगानी है। तो नमक की फैक्ट्री लगाने के लिए जो इनको पैसे चाहिएंगे, ये बैंक से लोन लेके आते हैं। ठीक है। कोई प्रोजेक्ट लगाना है किसी भी तरीके का, तो ये बैंक से लोन लेने जाएंगे। बैंक इनको लोन देगा। तो जो बैंक इनको ये वाला लोन देगा, इसी का यूज करके ये क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और जो प्रॉफिट कमाएंगे फिर ये अपना लोन बैक बैक करेंगे, और इस पे इनको इंटरेस्ट भी देना होता है। ठीक है। तो बैंक की इस तरीके से कमाई होती है। पर बैंक के पास में मनी कहाँ से आती है, बैंक के पास में मनी आती है जो हाउस होल्ड हो गए या फिर किसी का सेविंग होगी, तो वो क्या करता है, बैंक में पैसे रखता है। तो वही पैसा जो हम जैसे लोग बैंक में रखते हैं, बैंक उसमें रखेगा और हम लोगों को क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट भी देता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 रुपए रखे बैंक में। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 रुपए रखे और बैंक ने हमको रिटर्न में जो इंटरेस्ट देना है, वो इसको 4 रुपए देना है। ठीक है। तो ये बैंक हमको 4 रुपए देगा। अब 4 रुपए कमाएगा कहाँ से, अब ये थोड़ी ना कि 4 रुपए बैंक में रखे रहेंगे तो वे ऐसे जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, मुर्गी अंडे देती रहेगी और वो बढ़ते रहेंगे यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इन 100 रुपए को बैंक क्या करेगा, कॉर्पोरेट ऑफिस को दे देगा। ठीक है। और कॉर्पोरेट ऑफिस को देने के बाद में इनसे क्या लेगा, यहाँ पे हमको 4 का इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे इनसे क्या करेगा, 10 या 12 का लेगा। मान लीजिए 12 का लिया इन्होंने। ठीक है। तो इनको 100 रुपए पे यहाँ पे 12 रुपए बच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये इनको 100 रुपए दे रहे हैं, तो इनको 12 रुपए कितने, बैंक के पास में 12 रुपए आ जाएंगे। अब इन 12 रुपए में से 4 रुपए तो हमारे दे देगा और 8 रुपए बैंक के खुद के होंगे। अभी 8 रुपए में से ही बैंक क्या करता है, अपने लोगों की सैलरी देता है, बिजली का बिल हो गया, प्रिंटिंग मशीन का बिल हो गया, जो भी इसके इंटरनल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको यूज करता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, हम लोग जो बैंकिंग के सिस्टम में यूज करते हैं। अगर ये नॉर्मल प्रोसेस प्रॉपर वे में चलता रहता है तो सब चीजें ठीक चलती रहती हैं। पर लेकिन क्या हो, अगर हमने ये 100 रुपए बैंक को दिए हैं, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। अब जो बैंक चल रहा है वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझिए वो क्या है। हमने ये 100 रुपए किसको दिए, बैंक को दिए, तो हमारा काम खत्म हो गया। हमको तो कुछ भी होता रहे, जो हमारा ब्याज मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अब बैंक के और
कॉर्पोरेट के बीच में जो प्रॉब्लम है, उनके बीच की प्रॉब्लम की ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। एक साइड में बैंक हो गया और दूसरी साइड में हो गया कॉर्पोरेट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जैसे ही इन्होंने इनको 100 रुपए दिए और इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाया, वो प्रोजेक्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से ये इन्होंने सोचा था कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, इनको ढंग से पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे बैंक वालों को। मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है ज्यादा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उस लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जब इनके प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट, मतलब जिस तरीके से प्रोजेक्ट लगाया उसका पैसा वापसी इनको नहीं मिलेगा, इनको जितनी कमाई होनी चाहिए वो उतनी कमाई नहीं हो पाएंगी, तो रिटर्न वापस नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से क्या होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ज्यादा उसमें टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा, इनकी जो है मनी, यहाँ पे इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा इनके ऊपर, और ये उसको और ज्यादा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना तो बैंक की कमाई हो रही है और ना ही ये वर्किंग कर रहे हैं ढंग से। और देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारे एरिया में प्रोजेक्ट होते हैं। ये हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बना रहे हैं, हो सकता है रोड वगैरह बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं करे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में जानी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों मिलके जब काम करते हैं प्रॉपर वे में, तो तब चीजें ठीक रहती है, वरना एक बैलेंस प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। और फिर 90 डेज से जब ऊपर जाके कोई भी जो मतलब इनको रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो उसको बोल देते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसिड। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स का मतलब, इनको जो जो इनका एसिड्स है जो इन्होंने इनको दे रखा था, वो इनका परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा है, अब वो मरने की कगार पे पहुंच गया है। तो ये प्रॉब्लम होती है जिसके तहत ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब आइए अपना चैप्टर देखते हैं अच्छे से। अब इसको देखते हैं हुआ क्या था यहाँ पे। एक्चुअली अब से पहले क्यों नहीं आ रही थी ये चीजें सामने, अब कहाँ से निकल के आ गई है। तो फरवरी फरवरी की बात है 2016 की। तो एक न्यूज आई जिसने हिला के रख दिया सबको। रोक बैड न्यूज जिसने हिला के रख दिया इंडियन मार्केट को। वो बैड न्यूज थी रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होती है संपत्ति। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब इसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो इसको बैड लोन भी हम बोल सकते हैं। बैड लोन मतलब जो लोन हमने दूसरों को दिया है, वो काम नहीं कर रहा है। लोन हम किसी को देते हैं तो किस लिए देते हैं? जिससे कि वहां पे हमको ब्याज मिल सके वापसी, हम लोगों को पैसा मिल सके वापसी। पर लेकिन पैसा तो पैसा, यहाँ पे जो मूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो भी मिलने की यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो वो बैड लोन हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड हो जाता है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स होता है वो देखिए क्या कंडीशन क्रिएट कर देता है। आज की डेट में बोला जा रहा था कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी। जो प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एचडीएफसी के बैंक की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है लगभग 24 पब्लिक सेक्टर बैंक की वैल्यू के बराबर हो गई थी। मतलब 24 बैंक जो है इतने ज्यादा गड्ढे में जा चुके थे कि एचडीएफसी की जो वैल्यू है उनके लगभग बराबर हो गई थी। यहाँ पे देखिए इन्होंने ग्राफ के थ्रू भी समझा रखा है। ये यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इनकी मार्केट की वैल्यू है ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे 2015 में तो इनकी ये थी, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए 2016 में जो है इनकी ये हो गई, और एचडीएफसी की लगभग इनसे ऊपर चल रही है ये। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। तो इसी के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ये हुआ किस लिए था? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से हुआ था। और अब से पहले ये एकदम ऐसी क्या जादू की छड़ी निकल के आई कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट सामने आ गया? अब से पहले कहाँ था ये? अब से पहले क्यों नहीं सामने आ रहा था ये? तो हुआ क्या था, वो ये था, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू। आरबीआई ने क्या बोला कि अपनी जो जो आपका एसेट्स है, जो आपकी संपत्ति है, उसका रिव्यू कीजिए। मान बहुत सारी पुरानी फाइल दबी पड़ी थी, किसी को पता नहीं है कहाँ पे क्या जा रखा है। आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में काम होता था, तो उसी तरीके के काम चल रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कि इन सब पे से धूल झाड़ो और देखो कि किसको कितना कितना लोन दे रखा है, कहाँ से वापसी आने का, कहाँ से कितना पैसा वापसी आ सकता है, और कहाँ पे हमने चीजें इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। तो तब जाके ये इस तरीके का इशू निकल के आया। ओके। तो देखिए हुआ क्या था, नॉर्मली जो होता है, जो एनपीए होता है, इसको एनपीए बोलूंगा आगे से मैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो एनपीए होता है वो इकोनॉमी में होता कब है? वो नॉर्मली जब होता है इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बैंक हो, तो उस तरीके से तब ना एनपीए निकल के आता है। पर लेकिन ऐसा, हाँ, ऐसी ही चीजें कहाँ पे हुई है? ईस्ट एशिया में भी ऐसी चीजें हुई हैं। और यूके और यूएस में, दोनों में, ईस्ट एशिया में तो इस टाइम पे हुई है 97 से 98 तक, और यूके यूएस में जो आपने 2008 का क्राइसिस सुना होगा, जो बंदे उस टाइम पे बीटेक भी कर रहे थे उन्होंने सुना होगा कि यार रिसेशन आ गया है, जॉब नहीं मिलेगी। तो ये उसी टाइम की बात है। तो तब जाके एनपीए होता है। पर लेकिन इंडिया में ऐसा था ही नहीं कुछ। इंडिया की कंडीशन तो बहुत ही अच्छी थी, और इवन बताया जा रहा था कि जीडीपी है वो बहुत ही हाई लेवल में बढ़ रही है वर्ल्ड के कंपेयर में। पर लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें हो गई। ठीक है, तो एक बार ये मैप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये वाला हो गया यूके यहाँ पे, ये वाला हो गया यूएसए यहाँ पे, और जो दूसरे वाला क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, ईस्ट एशिया बोला था शायद उन्होंने।
हाँ, ये हो गया ईस्ट एशिया, इन्होंने बोला है। ईस्ट एशिया वाला पोर्शन भी एक बार देख लीजिए आप लोग, थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैप में। इस वाले पोर्शन को ईस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक है ना। चाइना आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है। ये देखिए सारी लार्ज इकोनॉमी जो कि खूब अच्छे लेवल पे बढ़ रही है। साउथ कोरिया का आपने सुना होगा, जापान का आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है जो कि वर्ल्ड में एक डबल डिजिट आप ग्रोथ कह सकते हैं, जिनका उस टाइम पे चल रहा था जब ये रिसेशन आया और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई इनकी चीजें। तो तब की ये बातें कर रहे हैं कि वहां पे जो आया था एक प्रॉपर वे में चीजें हुई थी। पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ऐसी कुछ हो सके, ना ही तो कोई क्लैमिटी थी किसी सेक्टर में, ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर को कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर क्या हुआ? अब इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया कि आरबीआई ने कंडक्ट किया एसेट क्वालिटी रिव्यू। तो इनका एसेट क्वालिटी रिव्यू किया गया और जो पुराने इनके रिकॉर्ड्स थे वो सब इनको बोला गया कि जो डिब्रीज है ये सब बाहर निकालो और अच्छे से बताओ कि क्या क्या चीजें चल रही है दुनियादारी में। तो तब जाके ये चीजें निकल के आएगी। एनपीए नाम की कोई चीज हो, एनपीए नाम की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि अब क्या था, अब से पहले क्यों नहीं थी, अब इसना कहाँ से निकल के आ गई, अब से पहले कहाँ दबी हुई थी ये प्रॉब्लम जो आज निकल के सामने आ गई। तो अब देखिए आगे समझ में आएगी वो चीजें। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो एसिड क्वालिटी रिव्यू था वही ओनली प्रॉब्लम नहीं थी, और भी कई सारी प्रॉब्लम थी। जो एनपीए है वो बढ़ता ही जा रहा था, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच गया था और बैड लोन की तरफ को बढ़ता जा रहा था, जिससे कि चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिंग, मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो गई थी। फोर्थ फिफ्थ, देखिए ये जो चीजें आपको देखने मिलेगी पब्लिक सेक्टर बैंक में देखने को मिलेगी। तो फोर्थ फिफ्थ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये क्या था? एनपीए रेशियो हैड रीच 12, देखिए 12% पहुंच गया था ये लगभग। तो मतलब जो चीजें हैं वो इतनी ग्रेव हो गई थी कि आप लोग इसको मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो मतलब बहुत ही बुरी गड्ढे में चीजें पहुंच चुकी थी यहाँ पे। और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम निकल गया है, जिसको बोला था बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों मिलके अंडर स्ट्रेस चल रहे हैं। तो एनपीए जो था, आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, बहुत ही सर्वे में दे रखे तो मेंशन भी है। जो एनपीए था वो ओनली रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसका जो एनपीए था वो इंडिया से ज्यादा था। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, ये एनपीए है यहाँ पे। तो एनपीए यहाँ पे देखिए, ये हो गया ब्राजील का, हो गया चाइना का, हो गया रशिया का। देखिए रशिया का 9.1 है और इंडिया का देखिए 9 पॉइंट, रशिया का 2 है, इंडिया का 9.1 है, और हमारे पीछे कोरिया है फिर। और ये हो गया साउथ अफ्रीका। तो रशिया का ओनली हमसे ऊपर था, बाकी और सब कंट्री का, तो इसको याद रखिएगा, रशिया का हमसे ऊपर था। ठीक है ना, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखिए ये क्या हो गया एनपीए का, यहाँ पे एक दो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो ये दे रखा है रेड वाला, ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक का होगा, और ये सारे बैंक मिला के। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में और सारे बैंकों में डिफरेंस देखिए कितनी बुरी कंडीशन है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को की तो एक तरीके से कहानी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब उनको सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना अब संभल नहीं पाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर की हालत इतनी बुरी कंडीशन खराब हो चुकी थी। देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को लोन देना होता है ना, तो एक प्रॉपर प्रोसेस लेते हैं, ढंग से चेक करते हैं चीजों को। पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है, वो चीजें इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इग्नोर? उनके घर से तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, रिलेक्टेंसी दिखाते हैं, और ऊपर से अपने रिश्तेदारों को और या उनको लोन दे दिया। तो उस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। ऊपर से लूप होल ढूंढती है दुनिया यार, किस तरीके से गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसका मिसयूज किया जाए। तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन है हमारी कंट्री में। नेगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा सोचते हैं आदमी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वे में। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सामने आ रही थी निकल निकल के। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एक पॉसिबल जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मली जो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को आगे क्या बोला जाएगा, टीबीएस बोला जाएगा, ठीक है ना, ट्विन बैलेंस शीट। तो इसको क्या कह रहे हैं कि जो एक स्टैंडर्ड पाथ फॉलो करती है। स्टैंडर्ड पाथ क्या फॉलो करते हैं कि बूम के टाइम पे कॉर्पोरेट जो होते हैं बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेते हैं और अपना बिजनेस स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा, और बिना ऑब्लिगेशन के कि आपको पे करना है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं लगाया जाता उनके ऊपर कि आपको पे करना है। तो डेप्ट दिया जाता है, वो बढ़ता बढ़ता रहता है, उसके बाद में टाइम ऐसा आता है कि वो काम करना बंद कर देता है और मिलना बंद हो जाता है। पर लेकिन इंडिया में इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया है। इंडिया में जो है वो थोड़ा डिफरेंट चीजें होके चली हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके से चीजें हुई हैं। जो इंडिया था, इंडिया बूम पे था 2000 के लगभग में, जब आप लोगों ने देखा होगा नई नई कंपनी आ रही थी यहाँ पे, नई नई बैंक मोबाइल की भी नई नई कंपनी आ रही थी उस टाइम पे ही। मतलब मोबाइल सेक्टर इसी टाइम पे हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही ब्राइटिंग स्पोर्ट निकल के आ रहा था उस टाइम पे, डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ को हम लोग बढ़ रहे थे। तब ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या चीजें होनी स्टार्ट हुई और फर्दर, तो नॉर्मली क्या हुआ कि जो बूम पीरियड मिस्टेक्स थी जो यहाँ पे सब फॉलो करते थे वो तो हम अवॉइड कर गए। इंडियन कंपनी एंड बैंकिंग सिस्टम अवॉइड द बूम पीरियड मिस्टेक्स, जो बूम पीरियड में मिस्टेक्स करते हैं। पर लेकिन आगे चल के जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है उसको काउंटर नहीं कर पाए। तो हाई एनपीए हो गया और बैंकिंग में क्राइसिस आना स्टार्ट हो गया। मतलब जो नॉर्मली यहाँ पे चीजें होती है वो तो नहीं हुआ, जो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वो तो 2000 में होनी चाहिए थी ना। तो 2000 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम आ रही है वो आज की डेट में देखने को मिल रही है हमको 2015 में और 2016 में।
तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक पजल बोल रहे हैं इसको, ये एक पजल तरीके की हो गई है कि जिस टाइम पे प्रॉब्लम होनी थी उस टाइम पे तो हुई नहीं और आज प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चैप्टर में 4 चीजें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऐसा क्या गलत हुआ, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो जो और किस तरीके से हमको इसको मैनेज करना है और किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से हम टीबीएस को हैंडल कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल मॉडल क्या होना चाहिए और क्या करने की जरूरत है। तो ये चीजें बोल रहे हैं कि इन जो फोकस करना है अब आने वाले चैप्टर में, मतलब जो चैप्टर आगे चलेगा अब इन चीजों फोकस करके चलेगा कि हमको चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है। प्रॉब्लम तो आ गई है, जो नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से भी नहीं आई है, हमारे यहाँ थोड़ी डिफरेंट तरीके से आई है। तो अब डिफरेंट तरीके को हमको सोल्व कैसे करना है, अब ये आगे बताया जाएगा। अब बात घूम के ये आ गई कि मरता क्या ना करता, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके थे, अब क्या किया जाए। तो अब जो आ गए हैं फाइनली इसको क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। नाम में ही देख लीजिए, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है एक तरीके से, उनकी एसेट है उसको रिहेबिलिटेट करना है। अब ये कोई नया स्टेप्स नहीं है जो पहले इन लोगों ने नहीं किया है, इससे पहले भी कई सारे स्टेप्स ले चुके हैं। वो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो हम अभी देखेंगे। पहले एक बार इसको देख लेते, हाँ ये पहले वही दिखा देता हूँ और इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ये आरबीआई ने काम किए हैं, ये सर्वे में आपको इमेज मिलेगी है और इसकी क्रोनोलॉजी दे रखी है इन्होंने, तो इसलिए क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि पहले क्या हुआ। पहले आया 5/25 रूल, तो पहले तो ये रूल आया, फिर इसके साथ में आया ARC, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आया SDR, और फिर उसके बाद में जो हम अभी एसिड क्वालिटी रिव्यू जो की स्कीम चलाई थी आरबीआई ने वो आई। और फिर 2016 में क्या आया, ये स्कीम्स है सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस एसेट्स। तो यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं, तो ये क्रोनोलॉजी है, इनमें समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या है। देखिए 5/20 का मतलब जो था, जो रूल था, नॉर्मली ये क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो रोल का एक टर्म रहता है कि कितने टाइम के लिए आप लोग उसको लोन दे रहे हैं। तो उस टर्म को बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया कि 25 ईयर आपका लोन आराम से 25 ईयर में पे करना, जो कि हमने आप लोगों को लोन दिया है। क्योंकि बैंक जो है देखिए, बैंक भी और ऊपर से क्या कहते हैं, जिनको लोन दे रखा है मालिया टाइप के आदमी या फिर कोई भी अच्छा खासा वो अच्छा खासा आदमी है जो कि बिजनेस कर रहा है, तो उनको भी एक छूट दे दी गई कि आप 25 साल तक लोन दो अपना आराम से, ठीक है। तो 25 साल तक जो लोन देना है, पर लेकिन क्या होगा 5 साल में तो यार गवर्नमेंट बदल जाती है। अब 25 साल में तो 5 बार नई गवर्नमेंट आ जाएगी कोई भी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हर 5 साल में हम उसको रिव्यू करेंगे, मतलब जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसको रिव्यू करेंगे और बढ़ाना है घटाना है उस हिसाब से देखेंगे जो भी होगा। पर हर 5 साल उसका रेट जो है वो रिव्यू किया जाएगा, जो आपको लोन दे रखा है। तो ये था आपका 5/25 रूल, ठीक है ना। तो इसके ये तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए क्या है, चेंज इन द एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए आप लोगों ने एक वो सुना होगा सरफाइसी एक्ट करके, सरफाइसी एक्ट। तो ये देखिए एक बार, सरफाइसी एक्ट ये होता है SARFAESI। तो ये था सरफाइसी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, द द स्क्रूटिनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है ना। तो जो ये एक्ट आया, ये एक्ट किस लिए आया, पहले तो आपको ये लिखना है कि ये एक्ट आया कब था। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है, कि कब आया था ये एक्ट। तो ये एक्ट आया किस लिए था, ये एक्ट इसलिए आया था कि मान लीजिए बैंक ने किसी को पैसे दे दिए उधार, लोन में पैसे दे दिए। तो जैसे उसने लोन में किसी को पैसे दिए हैं, अब कई बार रहता था कि वो डूबने की कगार पे पहुंच गया है, तो बैंकों के पास में इतनी भी ताकत नहीं होती थी कि वो इससे अपने पैसे वापस ले सके। तो इस एक्ट के तहत बैंकों को ताकत दी गई, बैंकों को ये बोला गया कि आप जाके इनसे पैसे निकलवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आदमी अगर आपके पैसे नहीं दे रहा है तो आप इसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, जो भी इसके पास में संपत्ति है। तो वो संपत्ति आप रख सकते हैं और उस संपत्ति का आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पर पहले इनके पास में इस तरीके का कोई भी पावर नहीं थी, तो ये इनको पावर प्रोवाइड कराई गई इस एक्ट के तहत। तो इस एक्ट के तहत भी पावर प्रोवाइड कराई गई, पर लेकिन यार बैंकों के पास में इतना टाइम तो है नहीं कि ये जाके इतना काम करेंगे या फिर इतना दुनियादारी देखेंगे, इनका खुद का ही काम चल जाए वही बहुत काम होता है। बैंकों को आप लोगों ने देखा होगा हर टाइम बिजी रहते हैं, लाइन लगी रहती है दुनिया भर की। तो फिर उसके बाद में क्या आया, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसकी स्थापना की गई। तो इसके तहत क्या होगा कि अब जो ये लोन चुकाने वाली बात थी, ये बैंक वहां पे जाके नहीं लेंगे, अब इनके भी हाथ में ये वाली कंपनी काम करेगी। उन्हें कहते हैं कुड़की करने वाला काम। तो अब ये वाली कंपनी निकाल के लाएगी, थर्ड पार्टी कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से, वो भी बोल सकते हैं, मतलब कि बिचौलिया का काम करेंगे ये जाके, कि आप जाके उनसे पैसे लेके आने हैं आपको, और ये कुछ पार्ट उसका ये खुद रखेंगे। मान लीजिए इनको लेके आने हैं 1,000 रुपए, लेके आने हैं 1,000 या 100 रुपए लगा लीजिए, चलिए आप और छोटी रकम ले लीजिए, उसमें ज्यादा वो रहेगा। 100 रुपए लेके आ रहे हैं, तो 100 रुपए में से मान लीजिए इनको दे दिया, तो आप भी मतलब इसमें से 25 रुपए खुद रख सकते हैं और 75 मुझे दे दीजिएगा लाके।
तो मतलब इनका भी फायदा होता रहेगा, क्योंकि देखिए हर जो आदमी है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं होता है। बैंक भी जो पैसा लेते हैं कस्टमर से लेते हैं, फिर उसको पहले कस्टमर से लेते हैं, फिर उसको दूसरी साइड में उसको देते हैं उधार लोगों को। तो क्यों देते हैं, बीच में वो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना अपना, तो एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए तो इनको भी फायदा होना चाहिए। तो फिर ये वाला स्टेप्स लिया आरबीआई ने, मतलब इस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट की गई फिर। अब आ गया नेक्स्ट वाली स्कीम। अब इसके तहत क्या करता है, इसमें जिस तरीके से बिचौलियों को रखता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट फंडा है। इसमें क्या करता है, मान लीजिए जैसे कोई भी कंपनी है, किसी के शेयर्स होते हैं, मान लीजिए 100% शेयर है, तो 100% शेयर है, 100% उसकी वैल्यू है, उसमें से जिस भी आदमी के पास में 51% रहेंगे, वही आदमी उसका मालिक हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, इसके 51% शेयर पे अपना कंट्रोल कर लेता है। अब 51 शेयर से उसे कंट्रोल कर लेता है, तो जिसके पास में 51 शेयर होते हैं, वही आदमी क्या करता है, वही आदमी मैनेज करता है, फिर इसको असली कंट्रोल फिर बैंक के हाथ में आ जाता है, वही उसका मैनेजर हो जाता है, एक तरीके से उसको मैनेज करने वाला। तो फिर वो क्या करते हैं, इसको मैनेज करने के साथ में क्या करते हैं, इनको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसकी वैल्यूज होती है, और फिर मार्केट में उसके शेयर बना बना के मार्केट में बेचते हैं। मान लीजिए शेयर का पर शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपये या 15 रुपये, जो भी लगा लीजिए आप। तो हर एक आदमी जो अब इसके शेयर खरीद सकता है अलग अलग तरीके से, पर जो शेयर रहेगा वो कौन देगा, किसकी वैल्यूज किसके पास जाएंगी, वो जाएंगी बैंक के पास में, क्योंकि मैनेजर अब वो है, वो रिप्लेस कर चुका है, और उसके पास में 49 रहेगी, जो कि इसका ओनर था पहले। तो यहाँ पे ये इसको इसका मैनेजमेंट एक तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हो सकता है कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से चीजें सही ना चल रही हो, तो उसको फिर सही लेवल पे लाई जा सके चीजों को, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ही कन्वर्ट कर दिया जाता है पूरा। अब फिर यही आगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हो गया एसेट्स क्वालिटी रिव्यू। मतलब हर एक साल में बैंक को अपना क्वालिटी का रिव्यू करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने लोन दे रखा है, कौन सा एनपीए हो चुका है, और कौन कौन सी फाइल पुरानी बची हुई है, तो सब पे से धूल झाड़ के सारी डिब्रीज साइड में करके अपनी क्वालिटी का रिव्यू करना है। ये ऐसे ही आप लोग कह सकते हैं कि उस दिन से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी और आज साल खत्म होने वाला है, तो पढ़ तो आप बहुत चुके होते हैं, अब रिविजन करना है आपको। तो रिविजन में आप जो एक क्वालिटेटिव जो पढ़ाई होती है वो करते हैं, जो एक जिस्ट होता है वो देखते हैं, तो वो जिस्ट निकाल के अब इनको लेके यहाँ पे आना है, तो इसमें रिव्यू करना है, इसको बोलते हैं असेट्स क्वालिटी रिव्यू। इसके तहत ये सारी चीजें सामने आई कि ये प्रॉब्लम बैंक में चल रही थी, ठीक है ना। तो अब ये फिर नेक्स्ट वाली, अब ये आ गई आपकी अगले वाली स्कीम। अब इसके तहत चीजें क्या हो रही हैं, देखिए पहले आप लोग देख चुके हैं कि नॉर्मली क्या था, अब बैंक के ऊपर भी काफी बर्डन आ चुका था और कॉर्पोरेट के ऊपर भी काफी बर्डन आ चुका था। तो दोनों का ऊपर कॉर्पोरेट की टेंशन कम करने के लिए और बैंकों का बर्डन कम करने के लिए अब ये एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाल के लेके आई है। पहले आप लोग देख चुके हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ये अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो वो ये कि बार बार नए नए, मतलब अब ये ब्रह्मास्त्र बोल रहे थे इसको, कि ये ब्रह्मास्त्र लेके आए। तो इसके अंदर जॉइंट लैंडर फोरम, जेएलएफ बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मेशन किया गया, और इसका फॉर्मेशन करके इसमें कई सारे आदमियों को रखा गया, मतलब जो जो भी पोलम में है और बाहर के भी, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो काफी, मतलब उस फील्ड की ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो क्या करेंगे, अब सजेशन देंगे, और उस सजेशन के बेस पे ये आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसका मेन काम क्या रहेगा, जेएलएफ का, जॉइंट लैंडर फोरम, इसका मेन काम ये रहेगा कि ये डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ वर्ड भी दे रखा है इन्होंने, सस्टेनेबल स्ट्रेस और स्ट्रक्चरिंग, मतलब यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सस्टेनेबल डेब्ट है और कौन सा नॉन सस्टेनेबल डेब्ट है। सस्टेनेबल कौन सा होता है, सस्टेनेबल आप लोग वो उस डेब्ट को बोल सकते हैं जिससे अभी भी कमाई हो रही है, मतलब जो अभी भी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो अब तक भी काम कर रही है, जिसके थ्रू कमाई आ रही है, तो उसको अलग डिसाइड करेंगे। और जो सा नॉन सस्टेनेबल है, जो कि आज की डेट में गड्ढे में जा चुका है, जिससे कोई कमाई नहीं हो रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो बंद हो चुका है, उसको अलग डिसाइड करेंगे। तो उनसे रिलेटेड ये रिकमेंडेशन दी जाएंगी अब आगे, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे आरबीआई ने इंप्लीमेंट किए, और आरबीआई ने देखा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो लास्ट तक आते आते ये चीजें होगी, तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। आइए अब अपना देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि व्हाट वेंट रोंग। अब ये वो चीजें बोल रहा है कि जो एनपीए इतना ज्यादा हो गया, ऐसा क्या हुआ, ये बोल रहा है फिर यहाँ पे कि कुछ दिनों पहले की बात नहीं है, कुछ ईयर पहले की बात नहीं है, ये बहुत ही पुरानी दिमाग है। 2000 से चली हुई आ रही थी, जब हम बूम पे चल रहे थे, और वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हमारा चल रहा था, और कंट्री की हिस्ट्री में इतना हाईएस्ट प्रोफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट को भी और सारी चीजों में इतने अच्छे लेवल पे पहली बार हो रही थी। सब कुछ एनकरेजिंग लेवल पे चल रहा था, सब कुछ एक बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही थी चीजें। और जब ये सारी चीजें चलती रही, तो सब क्या सोच रहे थे कि अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है, जो हमने 1991 में जो रिफॉर्म किए थे, उन रिफॉर्म को, अब उन रिफॉर्म का वो नहीं कहते, हमने एक पेड़ लगाया था, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। तो अब ये उसको, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मजाक की भाषा में बोलूं, तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे सब लोग, कि मुंगेरी लाल के सपने आप लोगों ने सुना होगा,
कि एक अंडा लेके आऊंगा, फिर उसके बाद में उनसे मुर्गी निकलेगी, फिर मुर्गी से और कई सारे अंडे निकलेंगे, फिर उससे बाद में कई सारी मुर्गी होगी, फिर उससे कई सारे मंडे निकलेंगे, तो इस तरीके से बिजनेस आ जाएगा। तो काइंड ऑफ वो चीजें सोच रहा था, बेचारे का अंडा ही फूट गया। तो काइंड ऑफ चीजें जो इंडिया के साथ में हो गई है। अब इंडिया क्या सोच रहा था कि हमारा भी जो ग्रोथ है वो इससे चलेगा जैसे चाइना का चल रहा था, और हम भी अब डबल डिजिट ग्रोथ में चलेंगे काफी टाइम तक। पर लेकिन मुंगेरी लाल के सपने टूट गए और अंडा टूट गया, और कहानी खत्म हो गई। और कहानी कहाँ पे आगे पहुंच गई, जहां पे अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में। और वही बात चल रही है, जैसे बोला जाता है ना कि सब बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वही काम चल रहा था। दुनिया भर के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे थे, कहीं पावर में, कहीं स्टील में, कहीं टेलीकॉम्स में, और सब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। जो कि 11% से जो इन्वेस्टमेंट जीडीपी था, मतलब इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का रेशो था, वो देखिए 11% से घट बढ़कर 38%, 3 गुने से भी ज्यादा ये बात हो रही है इस टाइम की। और जस्ट 3 to 4 ईयर के अंदर ही अंदर, मतलब जो जितना भी काम किया गया वो नॉन फूड बैंक में किया गया, मतलब फूड से रिलेटेड कोई आइटम नहीं था, सब इस तरीके के थे, स्टील, जनरेशन, टेलीकॉम, ये सब थे, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट थे। और सारा क्रेडिट कहाँ से आ रहा था, वो बैंक से आ रहा था, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो लार्ज इनफ्लो हो रहा था, ह्यूज लेवल पे, मतलब एक तरीके से डेब्ट जनरेट हो गया बैंकों को। बैंकों के पास में इतना सारा लोन चला गया बैंकों से, मतलब जनता के पास में कह सकते हैं, या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में कह सकते हैं। तो बोरोड डोमेस्टिकली भी किया, और बाहर से भी बोरोड किया गया, मतलब हर जगह से बाहर से बोरो किया गया और अंदर से भी बोरो किया गया। तो बहुत ही ज्यादा बोरो किया गया है। जब इतना ज्यादा देखिए बोरोइंग हो चुकी थी बाहर से भी और अंदर से भी, तो कुछ तो टाइम ऐसा आना ही था कि, मतलब बाद में चल के आरबीआई को कुछ तो टाइम ऐसा आना ही था कि उनको फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चली थी। ये यहाँ से बाहर से भी बोरो किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो कुछ तो टाइम ऐसा आ जाएगा कि मतलब इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में हो गए, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया। अब जब इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया, तो फिर कंडीशन क्या आनी स्टार्ट हो गई। अब देखिए, $1 जब लोन लिया गया था, वो 40 रुपए का डॉलर था। अब देखिए 60 रुपए का डॉलर बन गया, मतलब लेने के देने पड़ गए भाई साहब। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप, यहाँ पे क्या समझेंगे। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं और वो डॉलर में ले रखे हैं, ठीक है। आपने ये पैसे लिए, मान लीजिए आपने 2010 में उधार लिए। आपने उनसे $100 लिए उस टाइम पे, ठीक है। तो जो $100 लिए उस टाइम पे, अगर $1 को 40 रुपए का लगाया जाए, तो आपने कितने लिए, 4000 रुपए किससे उधार लिए। ये उस टाइम की बात है, 2010 की। पर लेकिन अब आ जाइए कहाँ पे, अब आ जाइए आप 2017 में आ जाइए। अब 2017 में, अब ये $100 अब यहाँ पे क्या हो गया, 60 से 70 का हो गया है। आप 65 का लगा लीजिए, चलो 20 का ले लेते हैं। 65 का लगा लीजिए, और $100 पे करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब 6500 रुपए पे करने हैं। मतलब जो वहां पे हमने 4000 लिए थे, अब 2500 और ज्यादा पे करने हैं। ये तो ओनली मैं आपको $100 की बात कर रहा हूँ। अब बिलियंस में रुपये आ रही थी अब। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इधर का उधर हो रहा था। को तो लेने के देने पड़ गए, लिया क्या था और देना क्या पड़ रहा है। इसलिए कहानी जो होती है वो खराब होती चली गई, और खराब होते होते आज यहाँ पे आगे बैठ गए हम लोग। अब यहाँ पे आगे सर्वे ने इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि इसको सिंड्रोम बोलना स्टार्ट कर दिया, और इसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखिए हुआ क्या, जो टीबीएस, ट्विन बैलेंस शीट जो सिंड्रोम जो बोला जा रहा है इसको, तो हुआ क्या था, हुआ ये था, जो इंडिया ने नॉर्मल पाथ फॉलो किया यहाँ तक पहुंचने में, पर लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो इंडिया के लिए बड़े डिफरेंट निकल के आए और कंट्रियों से। यूएसए में क्या हुआ था, स्टैग्नेशन हो गया था, ठीक है ना, इसकी वजह से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट था। फ्लो एक तरीके से होता वही आ रहा था, पर लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज आए थे वो इंडिया में बड़े डिफरेंट निकल के आए। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं उसी तरीके से, यूएसए में क्या हुआ, स्टैग्नेशन हो गया। यहाँ पे देखिए यूएसए में स्टैग्नेशन हो गया, पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे स्टैग्नेशन हो गया, और यूरोप में और जापान में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया वहां पे, और एक तरीके से बबल बर्स्ट हो गया। ये इस टाइम की बात कर रहे हैं 1990 की। पर लेकिन हमारा तो जो होता है, देखिए हमारे साथ में सब चीजें स्पेशल होती है। हम आदमी स्पेशल है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉर्मल नहीं रहती है, एक बिल्कुल डिफरेंट रहती है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोला गया, बैलेंस शीट सिंड्रोम विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इंडियन का ही इसमें मसाला है, इंडियन की एक अलग ही पहचान है इसमें। तो इंडिया की खुद की कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये बोल रहे हैं कि वो सबसे डिफरेंट है। अब जो चीजें स्टार्ट की गई थी, बहुत लार्ज लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चला दिए गए, पता नहीं रोड बनाने के लिए, कहीं ब्रिज बनाने के लिए, कहीं पावर प्लांट बनाने के लिए। तो सब में सप्लाई की कंस्टेंस होने लगी। अब क्या होने लगा, पैसे नहीं मिलने बंद हो गए सबको, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होने लगी। और जिस तरीके से एक्सपेंशन होना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो भी होना बंद हो गया, और सब चीजें गड्ढे में जाने लगी। मतलब क्या हो गया, बीरबल की खिचड़ी बन गई। बीरबल की खिचड़ी का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा। मतलब एक एक आदमी था,
मतलब एक बार बीरबल और राजा जो थे एक जगह घूम रहे थे एक तालाब के पास में, तो राजा ने उंगली भिगोई उसमें तालाब में, बोला बड़ा ठंडा पानी है। तो उसने बोला बीरबल ने कि हाँ बहुत ठंडा पानी है। तो राजा बोला कि क्या यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ रह सकता है कुछ टाइम तक, मतलब रात को यहाँ पे रात बिता सकता है कोई आदमी इतनी ठंडी में? बीरबल ने बोला हाँ बिता सकता है। तो बीरबल उसको ढूंढ के लेके आए, तो एक आदमी ने वहां पे रात बिताई पूरी उस ठंड में पूरी। तो अगले दिन उसको बुलाया गया कि हम तुमको प्राइज देते हैं। तो उसने उससे पूछा गया कि आपने ये रात कैसे गुजारी, कैसे बिताई आपने ये रात, मतलब इतनी ठंडी जगह पे? तो बंदा बोला कि ऐसा था कि सामने एक लैंप जल रहा था और उसको देखता रहा तो मुझे गर्मी नहीं, मुझे सर्दी नहीं लगी। तो राजा बोला ये तो सरासर नाइंसाफी है, तूने लैंप से गर्मी ली है इसका मतलब। तो अगले दिन जब कोर्ट लगा 3-4 दिन तक क्या हुआ, बीरबल कोर्ट में ही नहीं आया। राजा ने कहा कि क्या हो गया भैया, कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हो? तो बीरबल ने बोला, तो लोगों ने बोला कि वो अपने घर में खिचड़ी बना रहा है, उसकी खिचड़ी बनी नहीं रही है। तो खिचड़ी ऐसे बनाई जा रही थी वो, मतलब। तो राजा गए देखने कि भैया देखते हैं कैसी खिचड़ी बना रहा है वो। तो ऊपर हंडी थी, इतने नीचे नीचे था क्या जगह थी। तो राजा ने बोला ऐसी खिचड़ी तो बन चुकी भैया 5 साल तक भी नहीं बनेगी ये। तो बीरबल बोला क्यों नहीं बनेगी, जब वो आदमी लैंप की रोशनी से गरमाई ले सकता है इतनी डिस्टेंस पे, ये खिचड़ी तो फिर भी 2-3 फीट ऊपर ही है, ये तो बन जाएगी आराम से। तो राजा समझ गया अपनी बात की गलती करी है तूने कहीं पे। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गलती इन्होंने की थी उस टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो जो चीजें ये कर रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया पर उनको सप्लाई मिलनी बंद हो गई। जब सप्लाई नहीं मिली तो आगे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? जब आगे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? और जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको ढंग से, तो कहाँ से मनी सप्लाई आएगी, कहाँ से उनको रिटर्न करने के लिए पैसा आएगा? तो ये बीरबल की खिचड़ी बन गई इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। अब जब कहानी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है तो फिर अब उसको सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये 2 सिनेरियो इन्होंने दिए हैं। एक तो फिनेक्स सिनेरियो बोला है और दूसरा कंटेनमेंट सिनेरियो बोला है। तो इसके तहत इन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ जो है आराम-आराम से एक्सेलरेट करो और चीज़ों को आराम-आराम से फ्लो करो, कैश को आराम-आराम से फ्लो करो। और जो आराम-आराम से फ्लो करेंगे तो वही होता है ना, कैश जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को एक साइकिल में चलाओ आराम-आराम से। और ट्राई करो कि जो आप एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आपका, उसको कम करने की कोशिश करो और उसको आराम-आराम से घटाने की कोशिश करो। तो इन दिनों को फिनेक्स सिनेरियो और कंटेनमेंट सिनेरियो बोला गया है। ये दोनों इंप्लीमेंट करके चलो। अब करना क्या है इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए नॉन परफॉर्मिंग लोन जो था, इंडिया और चाइना का ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1998 से 99 और 2002 तक और 2016 और 15 के बीच का। ये देखिए जो इंडिया में था टोटल, टोटल देखिए यहाँ पे, पहले टोटल इतना था, ठीक है ना, 14 था और यहाँ पे इतना था। ये इतना चाइना में क्यों है? इतना इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यार चाइना की इकोनॉमी बहुत लार्ज इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की लगभग 2 से 3 बिलियन के बीच की इकोनॉमी है, ट्रिलियन के बीच की, ठीक है। और चाइना की लगभग अगर देखा जाए मुझे लगता है 10 से 12 के करीब की है, इससे भी ज्यादा की हो सकती है, 8 से 9 के, मतलब 10 के एयर फेयर की है उसकी, ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी है हमारे इस पे, तो उनका कंपेयर भी इतना ज्यादा ही होगा ना, लगभग इतनी बड़ी चीजें वो करेंगे वहां पे। तो परसेंटेज ऑफ लोन भी देख लीजिए यहाँ पे, परसेंटेज में हालांकि इंडिया का ज्यादा है। देखिए परसेंटेज डिफरेंट चीज होती है, अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो वो ज्यादा रहेगा, परसेंटेज देखेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा हल्का सा। तो यही सब चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, बस एक कंपेयर किया जा रहा है ऐसे ही। वही है जो लोगों को थोड़ा माइंड सेट करने के लिए कि हो क्या रहा है चीजें, एक कुछ समझाने की कोशिश की गई है। अब ये वही पूछ रहे हैं व्हाट नीड टू बी डन, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, वो सारा जो एक्सप्लेन किया था मैंने अभी, कि ये बनाना चाहिए, फिर एचडीआर बनाना चाहिए, फिर एस4 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें मिलके एक पूरा आराम से डिस्कशन लेना चाहिए, सारी चीजों को मिला के काम करना चाहिए, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे थे सारा, ये यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें साथ में इम्प्लीमेंट की जाए तो सब चीजें एक अच्छे लेवल पे हो सकती हैं। और फिर वही सारी चीज़ें अब ये बता रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या-क्या आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में ये बात चल रही है आगे। तो उसमें क्या-क्या करना चाहिए, लॉस का रिकॉग्निशन करना चाहिए, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू के तहत, कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए सबको आपस में, मतलब जो पीछे बोला था, जो सारी वो कमिटीज़ थी, जो सारी वे बॉडीज़ बनाई गई थी, सबको मिला के कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और एक फोरम बनानी चाहिए जिसको जेएलएफ भी बोला था। उसके हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। S4A बोला था जिसके मतलब सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल उसको अलग अलग डिफाइन करे, फिर उसके ऊपर काम करे। कैपिटलाइजेशन करे, मतलब बैंकों को बोला भी गया है इंद्रधनुष स्कीम, याद रखिएगा इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग के लिए है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से। इस वाली स्कीम को दूसरी एक स्कीम और है, उसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, उसके साथ में कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है ना, वो डिफरेंट है। वो कहीं से रिलेटेड है, चलो बताता नहीं हूँ, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोनों में आप जब पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंस भी नजर आ जाएगा आपको, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इंद्रधनुष स्कीम है ये तो बैंकिंग से रिलेटेड है, और ये कहाँ से रिलेटेड है, उसमें डिसीजेज है, ठीक है ना, उन डिसीजेज का भी नाम लिखना है कि कौन कौन सी डिसीज है, हेल्थ से रिलेटेड है, और उसमें कुछ डिसीजेज रखी गई हैं, उनका सोल्यूशन निकालना है। तो वो जो डिसीज है इसमें, उन डिसीज का आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। हेल्थ से रिलेटेड, चलो ये तो मुंह से निकल ही गया आप, तो आप डिसीज का नाम बताइएगा, ठीक है ना। तो ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा। कंक्लूजन क्या है, देखिए रिफॉर्म करना है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉग्नाइजेशन करना है, रिकैपिटलाइज करना है, इतना पैसा देने की बात की गई है। पर ये पैसा देने की बात की गई है, ये कह रहे हैं नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। फिर भी देखो कितनी चीजें होनी है, तो उसी तरीके से काम करना है। तो और रिजोल्यूशन निकाल के लाना है चीजों का। तो ये सारे स्टेप्स लेने हैं इनको, तभी जाके जो सब चीजें जो प्रॉपर वे में हो पाएंगी, और जो प्रॉब्लम इतनी हुई है वो चीजें सही लेवल पे आ पाएंगी। और आगे आने वाले टाइम में देखिए अब सब प्रॉपर वे में सारी चीजें हो रही है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको वो भी पता ही होगा कि देखिए हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्सरी। हमारी नहीं, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। तो नॉर्मल जो इकोनॉमी होती है चाइना की, अगर देखो कोई भी देखो, पहले प्राइमरी होता है जिसमें आप खेती ले लीजिए या फिर रॉ मटेरियल वाला ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट रहते हैं। यहाँ से फिर जब रॉ मटेरियल वगैरह खेतों से आप निकाल के लेते हैं, मान लीजिए गन्ना लगाया आपने, तो फिर सेकेंडरी में जाता है, उसका क्या बनता है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है। उसके बाद फिर क्या जाता है, टर्सरी सेक्टर में जाता है, मार्केट में सर्विसेज के लिए। फिर यहाँ से लोगों को सप्लाई होता है। तो ये नॉर्मल एक फ्लो होता है। हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ है, प्राइमरी से सीधे टर्सरी पे पहुंच गई, और सेकेंडरी क्या हो गया, वो गायब हो गए। उसी को हम मेक इन इंडिया से भरने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया वही है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भरा जाए किसी तरीके से, जिससे कि इनकी कमाई अच्छी हो सके। तो उसी के ऊपर हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और उसी को सोच के हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो उसी से रिलेटेड ये मेक इन इंडिया स्कीम, और इतनी दारी ये सेट, ये जो क्या कहते हैं स्टार्टअप वगैरह, ये सारी चीजें जो चलाई गई हैं, वो इन्हीं सब चीजों को प्रॉपर वे में लाने के लिए चली गई, ताकि इसको भरा जा सके। और इसी की वजह से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसी भी कंट्री में। तो इसी के ऊपर काम चल रहा है, और यही गुम हो गया था कुछ टाइम से हमारे हमारे बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी। अब देखिए आने वाले टाइम में कि होप की सारी चीजें बेस्ट हो, और सब चीजें अच्छे से होती रहें। तो आज ये वाला हमारा फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया, और ये हमारा एट्थ लेक्चर है। तो जो यहाँ तक आगे पहुंचे हैं उनको पहले पुराने वाले लेक्चर देखिएगा। पुराने वाले लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैंने एक एक छोटे छोटे टर्म्स भी एक्सप्लेन कर रखी है सारी। बहुत से बंदों को यहाँ पे कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो देखिएगा, तब चीजें ज्यादा बेटर वे समझ में आ जाएगी। और देखिए लर्निंग प्राइसलेस है, अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो किसी को सिखाइए, उसको अपने तक मत रखिए, नॉलेज आगे भी बढ़ाइए। कि आपका कुछ नहीं जाता है, देखा ना, एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। कुछ नहीं बिगड़ता है यार, अगर किसी को बता देंगे और आपका रिवीजन होगा, और आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। और एक दूसरे की हेल्प करें, और देखिए जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को शेयर करें, एक दूसरे से पढ़ें, एक दूसरे को पढ़ाएं। और वीडियो को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, तभी मुझे पता चलता है, आपका फीडबैक मिलता रहे, तभी तो पता चलता है कि कैसी हो रही हैं चीज़ें। तो आपका फीडबैक भी मिलता रहना चाहिए। और अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं, वो सारे लेक्चर आप लोगों को, एक तो वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहां पे मिल जाएंगे सारे लेक्चर की पीडीएफ, एक जगह इकट्ठी कर दूंगा मैं, अभी इनको अपलोड कर देता हूँ। और आपको जो यहाँ पे मिल जाएंगे, और जिसको यहाँ पे नहीं करना है, टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोनों जगह आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि चीजें मुझे पता चलती रहे कि मेरा जो जो मैं काम कर रहा हूँ सही लेवल में कर रहा हूँ, या और इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। और देखिए मदद कीजिए जिसकी भी हो सकता है। बी हैप्पी एंड हेल्प ईच अदर एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।